subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology and the physiology of the thyroid hormone. तो आज के इस वीडियो पे हम थायराइड हार्मोन के बेसिक फार्माकोलॉजी हो या फिर फिजियोलॉजी हो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही टॉपिक सिमिलर हैं। अल्टीमेटली ये टॉपिक की बात करें तो ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी एज वेल एज फार्माकोलॉजी टू बीफार्म 5th सेमेस्टर इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंडर में आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन कलेक्ट योर नोट्स। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो थायराइड हार्मोन, तो बात करें हम थायराइड हार्मोन की। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंडोक्राइन हार्मोन। ये एक तरीके से इंडोक्राइन हार्मोन है जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? आपके थायराइड ग्लैंड से। और ये बेसिकली हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजी हैं उनको रेगुलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन हार्मोन में से एक है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं। बात करें थायराइड हार्मोन की तो मेनली उस पर 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक है आपका थायरोक्सिन जिसको हम T4 भी बोलते हैं, एक है आपका ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको हम T3 भी बोलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है वो है आपका कैल्सीटोनिन। बट इनका जो रिलीजिंग है, इनका जो सेल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मेजरली हैं वो आपके इंपॉर्टेंट जो थायराइड हार्मोन का जो कैटेगरी में है, हम 2 हार्मोन को रखते हैं, वो है आपका T4 एंड T3। बाकी जो कैल्सीटोनिन है वो एक तरीके से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इसलिए उसको हम अलग से पढ़ते हैं। उनका जो रिलीजिंग का सेल्स हैं वो भी अलग होते हैं। डिटेल फिजियोलॉजी या डिटेल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस पे आपके थायराइड हार्मोन फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी में, तो उसको भी आप देखिए, उसमें आपके जो बेसिक्स हैं वो आपको मिलेंगे। आज के इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स फार्माकोलॉजी ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो बात करें थायराइड हार्मोन की तो ये 2 मेन आपके हार्मोन्स हैं जो हमको पढ़ना है आपके सिलेबस वाइज। वो है आपका T4 जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, एक है आपका T3 जिसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज फ्रॉम द या इट वर्क्स बाय द न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स TR। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। इनका भी क्लासिकल रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं TR या फिर आपके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। मतलब इनका जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके इंट्रासेलुलर्स होते हैं, सेल सरफेस पे ना होकर आपके सेल्स के अंदर जो आपके न्यूक्लियस हैं उनके अंदर में होते हैं। तो बेसिकली आपका जो थायराइड हार्मोन्स हैं T4 या T3 वो हमारे सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेट होने के बाद ये पहुंचते हैं आपके न्यूक्लियस पे। इस न्यूक्लियस पे आपके होते हैं थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स TR अल्फा एंड TR बीटा। 2 टाइप के इसमें आइसोटाइप्स होते हैं, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं आपके थायराइड हार्मोन। तो आज का जो रिसेप्टर्स है वो इस तरीके से होता है। आपने डिटेल पढ़ा होगा आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर वाले क्लास में। ठीक है, आपको नहीं पढ़ा होगा तो आप ज़रूर पढ़िए न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के क्या कैटेगरीज हैं, क्या उनका बेसिक फिजियोलॉजी है। बाकी सब सिमिलर होंगे। तो बाकी जो भी आपके ड्रग हैं आपके T3 हैं वो आपके इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं। बाइंड करेंगे तो ये कपलिंग होंगे, कपलिंग होने के बाद ये आपका जो DNA है उनमें जाके लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ TRE, मीन्स थायराइड हार्मोन रिलेटेड एलिमेंट्स। या ठीक है, तो उन पे जाके बाइंड करते हैं, रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स जाके बाइंड करते हैं TRE से। तो वो फिर आगे फर्दर जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है, फर्दर आपके प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो कि फंक्शनल प्रोटीन होंगे। ठीक है, ये इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन होंगे आपके थायराइड हार्मोन के, जो कि 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं TR अल्फा एंड TR बीटा। इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो सकता है, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। तो बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है इट रिलीज द थायराइड हार्मोन T4 and T3. T4 approximately 60 to 90 μg and the T3 is approximately 10 to 20 μg। जो सिक्रेशन है आपके हार्मोन्स का वो आपके हाईली होता है T4 एज कम्पेयर टू द T3। T3 की तुलना में T4 का जो सिक्रेशन है वो हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 μg रिलीज करता है आपका थायराइड ग्लैंड, जबकि आपका जो T3 है वो 10 to 20 mg ही रिलीज होता है। लेकिन आपके जो बॉडी में जो आपके सेल्स हैं, आपके जो ब्लड हैं, उनमें ये जो T4 है फर्दर आपके T3 में कन्वर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो 1/3 आपका T4 है वो आपके फर्दर T3 में कन्वर्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ
आइडोथायरोनिन डीआयोडोडिनेज एंजाइम के थ्रू में, जिसको हम D1, D2, D3 हम इसके जो आइसोफॉर्म हैं ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आइसो एंजाइम्स हैं इनका जो लोकेशन है टिश्यूज़ वाइज अलग अलग होते हैं। ये मेनली आपके लीवर या किडनीज पे होते हैं और ये अलग अलग T3 प्रोड्यूस करते हैं। जो T3 है आपका, जो ट्राइआइडोथायरोनिन जो है आपका, जो कि मोर एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द T4। T4 का जो सिक्रेशन है वो हाई होता है, लेकिन जो पोटेंसी है, जो एक्टिविटी है वो आपके T3 की हाई होती है। ठीक है, इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो हाई होता है, इसलिए जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें T4 अधिक होता है, लेकिन T3 का जो एक्टिविटी है वो अधिक होती है। अब ये T3 होते हैं दो टाइप के, एक होता है एक्टिव T3 जिसको हम नॉर्मल T3 बोलते हैं, एक होता है रिजर्व T3 जिसको हम इनएक्टिव T3 भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इनके केमिकल स्ट्रक्चर पे। जो आपका 353 ट्राइआइडोथायरोनिन है, 353 ट्राइआइडोथायरोनिन है वो आपके एक्टिव हैं, जबकि 335 ट्राइआइडोथायरोनिन है वो आपके इनएक्टिव हैं, जो कि रिजर्व T3 के नाम से जाना जाता है। जो आपका आइसो एंजाइम्स हैं D1, D2 और D3, जो कि आपके ये मेटाबॉलिक एंजाइम हैं T4 से T3 के लिए, ये अलग अलग आइसोफॉर्म में होते हैं। जो D1 है वो आपके दोनों मीन्स एक्टिव T3 और रिजर्व T3 दोनों को ही प्रोड्यूस करता है इस एंजाइम्स के थ्रू, जबकि D2 एक्टिव T3 को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, और आपकी जो D3 है वो रिजर्व T3 को जनरेट करता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, जीपीएट से क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। ठीक है, तो हाईली रिलीजिंग T4, हाईली एक्टिव T3। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक फार्माकोलॉजी पे या फिजियोलॉजी पे। तो फर्स्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, थायराइड हार्मोन का जो बेसिक रोल है वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे बॉडी के जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है उसको कंट्रोल करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। जब कोई महिला या जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका में भी लेवल जो थायरोक्सिन का लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो बेबी का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके, उनके न्यूरॉन्स प्रॉपर डेवलप हो सकें। अगर वो नहीं हो पाता, अगर आपके प्रेग्नेंट वुमेन आपके थायराइड हार्मोन डिफिशिएंसी होती है, उस कंडीशन में उनका जो बेबी है वो अंडर डेवलप हो जाते हैं, उनके न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसे हम क्रिटिनिज्म कंडीशंस भी बोलते हैं। सो दिस इज द एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड कॉन्जेनिटल डिफिशिएंसी लीड्स टू द क्रिटिनिज्म। ठीक है, अगर आपके बच्चों में ये कमी होती है, अगर आपके बेबी में कमी होती है या प्रेग्नेंट वुमेन में कमी रहती है, तब आपकी बेबी को क्रिटिनिज्म हो सकते हैं, जो एक तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशंस है, जो कि बहुत ही डेंजर हो सकता है। आपके बेबी को जो न्यूरॉन्स हैं, आपके मेंटल रिटार्डेशन है वो हो सकता है, प्रॉपर्ली आपको जो मेंटल है ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपका मेटाबॉलिज्म। ये एक तरीके से कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस में, बट ये बेसिकली आपका कैलोरी को इन्हेंस करता है। ये आपके ग्लूकोज प्रोडक्शन को इन्हेंस करेगा, एटीपी प्रोडक्शन को इन्हेंस करेगा, बीएमआर को इन्हेंस करेगा। तो बेसिकली आपके जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स और आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, तीनों के मेटाबॉलिक फंक्शंस में रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो इट इन्हेंस द लिपोलिसिस इनडायरेक्टली। ये आपके लिपोलिसिस को इनडायरेक्टली इन्हेंस करते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ द कैटेकोलामिन्स एंड लिपोप्रोटीक हार्मोन्स। तो ये आपके कैटेकोलामिन्स और लिपोप्रोटीक हार्मोन्स को रिलीज को बढ़ाते हैं, जिससे आपका जो लिपोलिसिस का एक्शन है वो बढ़ते हैं। और अगर लिपोलिसिस हुआ तो अल्टीमेटली आपके ब्लड के अंदर में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या फ्री फैटी एसिड्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा इट में आल्सो कॉज द लिपोजेनेसिस। ये लिपोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है उसको भी इन्हेंस करते हैं। इसलिए जो हाइपर थायरॉयडिज्म की केस है, हाइपरथायरॉयडिज्म की केस है, जहाँ पे T3 T4 का लेवल हाई होता है, उस कंडीशंस में आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया देखने को मिलता है और LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ठीक है, बात करें प्रोटीन की, तो कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस स्टिमुलेट होता है, कराता है, बट मेजरली ये आपके कैटाबॉलिज्म कॉज कराता है आपके प्रोटीन्स पे, मीन्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है और आपके एनर्जी सोर्सेज के लिए प्रोवाइड करता है। सो मेनली इट मे कॉज द कैटाबॉलिज्म फॉर द एनर्जी सोर्सेज। So in the hyperthyroidism condition may cause the weight loss and the decrease the mucoprotein synthesis। ये आपके hyperthyroidism में mucoprotein synthesis को भी इनहिबिट करता है, जो कि आपके मिक्सोडिमा जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो म्यूकोप्रोटीन्स का जो एक्यूमुलेशंस हैं वो बढ़ जाता है, बढ़ा होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हैं कार्बोहाइड्रेट।
तो कार्बोहाइड्रेट में अल्टीमेटली ये किसी भी तरीके से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इन्हेंस करेगा ब्लड में। इट मे कॉज द हाइपरग्लाइसेमिया फॉर द प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, ठीक है। सो इट increase the BMR and increase the or activate the or stimulate the glycogenolysis pathway, means breakdown of the glycogen to the glucose and the gluconeogenesis pathway, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है उसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपके ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी और मतलब प्रोटीन से या लिपिड से होना उसको बोलते हैं ग्लूकोनोजेनेसिस। अल्टीमेटली ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है एंड इट मे कॉज द हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटिक लाइक कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपके कैलोरीजेनेसिस। ये आपके कैलोरीजेनेसिस करता है, कैलोरी को इन्हेंस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपके बॉडी की हीट को मेंटेन करता है। बात करें सीवीएस की, तो सीवीएस में कार्डियक स्टिमुलेंट शो करता है। इट मे कॉज द हाइपर डायनेमिक स्टेट ऑफ द सर्कुलेशन ड्यू टू द पेरिफेरल डिमांड, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर में जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो इन्हेंस हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका मेटाबॉलिक नीड्स हैं, आपके ऑक्सीजन की नीड्स हैं या फिर सर्कुलेशन की नीड्स है ब्लड की, वो हाई होती है। इसलिए ये आपके हाइपरडायनेमिक स्टेट को प्रोवाइड करता है, जो सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है, डायरेक्टली आपके या इनडायरेक्टली आपके कार्डियक को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपके हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होता है बाय द अप रेगुलेशन ऑफ द बीटा एड्रेनल रिसेप्टर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शंस। जो भी आपके मायोसिन फ्रैक्शंस हैं उसको भी इन्हेंस करके आपके जो कैल्शियम एटिपेस की एक्टिविटी को इन्हेंस करके जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो बढ़ाता है आपके सेल्स के अंदर में, जिससे आपका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ेगा। एंड इट आल्सो कॉज द इनहेंस द ब्लड प्रेशर, मेनली द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉज कर रहा है, हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कार्डियक वर्कलोड को बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली ये अरिथमिया कॉज कर सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया कॉज कर सकता है, मीन्स एंजाइना वगैरह, या फिर आपके सीचेप भी कॉज कर सकता है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कंडीशंस में थायरोक्सिन का यूज़ करना थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे, तो ये बहुत ही इसेंशियल है आपके नॉर्मल ब्रेन के फंक्शन के लिए। अगर कमी हुआ तो भी आपका मेंटल प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं होगा, अगर हाइपर हो गया तो भी आपका जो मेंटली है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हाईली एक्साइटेड हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, आपके जो एपिलेप्सी वगैरह कॉज कर सकते हैं, या फिर बात करें हम लोग एंजाइटी वगैरह वो भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आपका स्केलेटल मसल्स, जो मिक्सोडिमा कंडीशंस में आपका जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, फ्लेबी हो जाते हैं, जबकि आपके थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशंस में आपके जो मसल्स टोन है वो इन्हेंस होता है, ट्रिमर कॉज करता है और वीकनेस मायोपैथी भी कॉज कर सकता है, ठीक है। बात करें हम जीआईटी कंडीशंस में, आपके जो नॉर्मल हैं, अगर हम एक्सेस अमाउंट नॉर्मल देंगे तो नॉर्मल अगर बॉडी के अंदर में है तो उतना डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर हम एक्सेस अमाउंट पे T3 या T4 हम इंजेक्ट कर रहे हैं तब आपको डायरिया कॉज कर सकता है, या अपोजिट अगर कमी हुआ तब आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन की कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अधिकता से या हाइपर से आपको डायरिया हो सकता है। बात करें किडनी पे, तो किडनी पे सच इफेक्ट नहीं है, बट मिक्सोडिमा कंडीशन पे आपके जो यूरिनेशन है, ब्लड फ्लो है, उसको इन्हेंस करता है, ठीक है। आपके जो हीमोपोइसिस है उसको भी इन्हेंस करता है, मीन्स इन्हेंस द ब्लड फॉर्मेशन, इसलिए कम होने से आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक। आपके रिप्रोडक्शन में बात करें तो फीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, अगर आपके हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहे हैं तो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो सकती है, ये इनफर्टिलिटी का भी कारण हो सकती हैं। और आपके बेबी अगर आप कंसीव कर भी गए तब भी आपकी बेबी अगर होगा तो भी वो उसका मेंटल प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए थायराइड हार्मोन का लेवल मेंटेन रखना आपके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने थायराइड लेवल को भी ज़रूर चेक कराइए। अगर इसमें बैलेंस नहीं है प्रॉपर तो आप उसको मेंटेन रखिए किसी भी तरीके से आपकी बेबी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग इसके यूज़ पे, तो यूज़ हम हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में करते हैं। जैसे कि बात करें क्रिटिनिज्म की हो, जिसको हम इन्फेंट आपके हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं, जिसमें हम थायरोक्सिन हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। थायरोक्सिन टेबलेट आते हैं 8 to 12 mg पर डे। इसके अलावा आपको मिक्सोडिमा या फिर मिक्सोडिमा कोमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं दो फॉर्म के, एक T3 है, एक T4 है। T3 का जो प्रिपरेशन है उसको हम बोलते हैं लियोथायरोनिन, और जो T4 इसको बोलते हैं एल थायरोक्सिन या लियोथायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन 4 के लिए है, थायरोनिन T3 के लिए है। आपका जो T3 है वो हाईली एक्टिव है, पोटेंट है,
इसलिए उसका जो यूजेस करने से आपको अर्धमिया या कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है आपका L-थायरोक्सिन, T4 इज़ द प्रिफर्ड ओवर देन द T3। अगर इमरजेंसी केस हुआ तभी हम T4 के साथ में T3 दे सकते हैं, लेकिन प्रिफरली हम T4 L-थायरोक्सिन ही यूज़ करते हैं आपके हाइपोथायरॉयडिज्म केस में। इसके अलावा इट आल्सो यूज्ड इन द नॉन टॉक्सिक गॉइटर, जो घिंघा रोग है, आयोडीन की कमी से होता है, उससे को भी हम दे सकते हैं। थायराइड नोड्यूल्स, ठीक है, आपके थायराइड ग्लैंड्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं अगर आपके बॉडी के अंदर में आपने कंटिन्यूसली T4 इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो TSH लेवल है वो कम हो जाता है, TSH सिक्रेट नहीं हो पाता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, उसके थ्रू आपको नोड्यूल्स बन सकते हैं। उसके अलावा पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द थायराइड हार्मोन एंड देयर बेसिक फिजियोलॉजी एंड द फार्माकोलॉजी। एंड इफ यू वांट टू नो दिस lecture, please take a screenshot in last, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.